अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के साथ एस्पिरिन पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। एस्पिरिन एक जिसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ये दवाई फार्मेसी में किन फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, इसकी डोजेज फॉर्म क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, इसके इस्तेमाल के दौरान क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट है इसकी और इसके ना इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में एस्पिरिन से मुतालिक पूरी तफसील इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को एस्पिरिन के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल हो। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। आपके इसके मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होते हैं, जो कि जिनकी बीमारियों का ताल्लुक़ दिल व दौरानी खून से हो, उन मरीज़ों को ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ डोजेज में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये दिल के मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, माइकार्डियल इन्फार्क्शन या इंजाइना, इसके अलावा दूसरे स्ट्रोक वगैरह में, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी आपका डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस दवाई को रेगुलर बेसिस पर आप लें, इसकी डोज़ मिस ना करें, क्योंकि इसका मकसद मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रोकना होता है। इसके ज़रिए कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन जो आपके ब्लड शरीयानों के दरमियान हो सकती है, उसको प्रिवेंट किया जाता है, और आपके शरीयानों में खून की जो रवानी होती है, उस बहाव होती है, उसको यकीनी बनाना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जो दूसरे जो अद्वियात है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एस्पिरिन भी प्रिस्क्राइब किया है तो आप इसको रोज़ाना लंच के बाद आप ले सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको इसकी एक मुनासिब डोज तजवीज़ करेगा, जिसमें 75 मिलीग्राम भी हो सकता है। इसके अलावा ये 81 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर ने आपके लिए जो डोज तजवीज़ की है आप उसी को फॉलो करें। आप अपनी तह कोई भी अल्टरनेट डोज ना लें, क्योंकि इसके ज़्यादा ओवर डोज होने से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको हार्ट फेलियर हो या जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है एस्पिरिन की, उसी को फॉलो करें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम है या जिनको हिस्ट्री है गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज़ की या अल्सर की हिस्ट्री है, या उनको हिस्ट्री है ब्लीडिंग की, स्टमक ब्लीडिंग की, तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन उस क्लास ऑफ ड्रग से ताल्लुक़ रखती है जिसको इंसैड बोलते हैं, और उनकी मेन साइड इफ़ेक्ट यही है कि अल्सर काज कर सकती है। इसलिए आपके जो मैदे का मुश्किल है उसको ये ज़्यादा कर सकती है, यानी एक्सरबेट कर सकती है। इसलिए वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, ख़ुसूसन उन लोगों को अगर उन लोगों को डॉक्टर ने एस्पिरिन लिखा है तो फिर उन लोगों को उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर बहुत सारे डॉक्टर आपके इसके साथ साथ एस्पिरिन के साथ साथ आपको कोई भी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर वगैरह भी प्रिस्क्राइब करेगा। तो इसलिए ऐसी सूरत में आप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर का जो भी मेडिसन डॉक्टर ने तजवीज़ किया है उसको भी बाकायदगी से लें। वो लोग जिनको अस्थमे का प्रॉब्लम है, या जो कि इंसैड ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरी दवाइयों से, जिसमें पॉन्स्टान, ब्रोफेन वगैरह शामिल है, अगर उनसे आप लोगों को एलर्जी है तो फिर ऐसे सब लोगों को एस्पिरिन लेते वक्त भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आप लोगों को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। ये बात बहुत अहम है कि जिन लोगों की उम्र 16 साल से कम है, ऐसे लोगों को एस्पिरिन या एस्पिरिन से ऐसे मुरक्कबात जिनमें एस्पिरिन शामिल हो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए,
کیونکہ ایسے لوگ میں یہ ایک سنڈروم کاز کر سکتا ہے، ایسے جو جن کی عمر 16 سال سے کم ہے، جس کو ریس سنڈروم کہتے ہیں۔ اس لیے 16 سال سے کم عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اسپرین کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ڈاکٹر خاص طور پر گائنیکالوجسٹ اپنے جو ان کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ پریگنینسی کے دوران بھی، خاص طور پر 16 ویکس کے بعد بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو پری ایکلیمشیا بولتے ہیں، جس میں ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کی تھوڑی سی ایڈیما ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں تھائز لیگز وغیرہ، اور تو ایسی صورت میں آپ کی جو گائنیکالوجسٹ دوسری ڈاکٹر ہے وہ آپ کو اسپرین کی کوئی بھی ڈوز 75 ملی گرام سے لے کے 150 ملی گرام تک تجویز کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی یہ اگر آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو یہ تجویز کی ہے پریگنینسی کے دوران تو آپ اپنی مرضی سے کبھی بھی اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ جب تک آپ کا ڈاکٹر چاہے آپ اسپرین کی لو ڈوز ضرور استعمال کریں، کیونکہ خدا نہ کرے اگر آپ اس کی استعمال نہ کریں گے تو پھر جو سیریس کنڈیشن جس کو ایکلیمشیا بولتے ہیں، جس میں آپ کے کڈنیز اور لیور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ اس کنڈیشن میں جانے سے بچانے کے لیے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کی ہے۔ اس لیے ایسے سب لیڈیز کو جو کہ پریگنینسی میں اگر اس کے ڈاکٹر نے اس کو یہ تجویز کی ہے اسپرین کا استعمال، تو وہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اسپرین کی ڈوز لے لیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ اب ڈاکٹر کے ساتھ جو ان کے وزٹ ہے وہ ریگولر بیسس پر کرے، کیونکہ ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ظاہر ہے وہ نارمل پریگنینسی سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو کوئی بھی سیریس کنڈیشن میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ریگولر بیسس پر ڈاکٹر کو یعنی ڈیلیوری تک بھی اور ڈیلیوری کے بعد بھی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن میں رہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آج اسپرین کے متعلق یہ تھوڑی سی معلومات آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اپنے دوست لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل فارمیسی پریکٹس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔